इस बार पहली बार आ रहा है तो इतना मुश्किल भी नहीं आएगा। तो अब ये है कि पंजाब लैंड रेवेन्यू एक्ट, ठीक है, ये वेस्ट पाकिस्तान पहले लैंड रेवेन्यू एक्ट था, ठीक है। अब वेस्ट पाकिस्तान लैंड रेवेन्यू एक्ट था, तो ये अब बना है पंजाब लैंड रेवेन्यू एक्ट। आप कहेंगे सर ये सिंध में अप्लाई होगा? नहीं, पंजाब में नहीं के। ये वेस्ट पाकिस्तान जब था लैंड रेवेन्यू एक्ट, ठीक है, वेस्ट पाकिस्तान था ना उस वक्त, ईस्ट पाकिस्तान वेस्ट पाकिस्तान 1967 में। तो उसके बाद ये जब फिर वेस्ट पाकिस्तान, ये जब ये रेवेन्यू प्रोविंशियल मैटर्स हो गए, तो पंजाब वालों ने वही अडॉप्ट किया, सिंध वालों ने, केपी वालों ने, बलूचिस्तान वालों, फिर इन लोगों ने अपने अपने पार्लियामेंट के थ्रू अमेंडमेंट करा दी। तो समहाउ अगर आप देखें 90% सिमिलर है, बट समहाउ चेंज पे है। तो आपने इस चीज को भी नोट करना, हमने तो सिर्फ पंजाब का लैंड रेवेन्यू एक्ट करना है, बाकियों का तो नहीं करना, वो है ऑलमोस्ट सिमिलर। तो अगर आप देखें ये कब आया है, इसकी डेट वगैरह आप याद करें, क्योंकि आपके एमसीक्यूज की तरह होगा। 7 दिसंबर 1967। अब इस एक्ट का मकसद क्या है? एन एक्ट टू कंसोलिडेट एंड अमेंड द लॉज रिलेटिंग टू लैंड रेवेन्यू इन द प्रोविंस ऑफ पंजाब, ठीक है। और यहाँ पे प्रीएम्बल है, ये जो प्रीएम्बल है मकसद बताता है कि इस एक्ट का मकसद क्या है, ये जो बनाया गया है पीस ऑफ पेपर, तो इसका मकसद क्या है, ठीक है। तो आपने इसको नोट करना है। Whereas it is expedient to consolidate and amend the law, ये दो आएंगे आपको। जितने कंसोलिडेट मतलब जितने पुराने लॉज हैं, एंड अमेंड द लॉ रिलेटिंग टू द मेकिंग एंड मेंटेनेंस ऑफ रिकॉर्ड ऑफ राइट्स, जितने पुराने हैं वो सारे इसमें कंसोलिडेट किए। आगे से ये होगा द असेसमेंट एंड कलेक्शन ऑफ लैंड रेवेन्यू, द अपॉइंटमेंट एंड फंक्शंस ऑफ रेवेन्यू ऑफिसर्स एंड अदर मैटर्स कंसर्न विद द connected with the land revenue administration in the province of the Punjab are incidental thereto. It is hereby enacted as follows. तो अब आपने एक्ट है ना, तो इस एक्ट के बाद रूल्स भी आते हैं। तो अब वेस्ट पाकिस्तान लैंड रेवेन्यू रूल्स है 1968 में आए, एक साल के बाद। तो ये रूल्स क्या होते हैं, एक्ट को और आसान करते हैं। जो मुश्किल पॉइंट्स होती हैं, हर एक्ट के सेक्शन पे रूल नहीं आता, जितने रूल्स आने। तो कोई अगर मुश्किल है, जिस तरीके से हम यहाँ पे पढ़ेंगे, ये लंबरदार, तो उनकी अपॉइंटमेंट किस तरीके से होगी, तो वो डिस्क्रिप्शन रूल्स में आ जाती है, ठीक है। तो ये एक्ट क्या होता है, थोड़ा जेनरिक होता है, जनरल होता है। तो हर एक्ट के पीछे रूल्स होते हैं, कुछ एक्ट्स के पीछे नहीं भी है, वो एडमिनिस्ट्रेशन की वीकनेस हो सकती है, वो चीजें हो सकती है, यहाँ गैर जरूरी वो समझने होंगी। अब ये लैंड रेवेन्यू का थोड़ा मैं आपको मैकेनिज्म समझाऊं किस तरीके से, आपको पता होना चाहिए। ये बोर्ड ऑफ रेवेन्यू होता है ऊपर प्रोविंस लेवल पे, ठीक है, ये आगे पढ़ेंगे पर आपको थोड़ा बता दें। बोर्ड ऑफ रेवेन्यू, उसके नीचे आता है कमिश्नर, उसके नीचे आता है डीसी साहब, उसके नीचे आता है असिस्टेंट कमिश्नर, उसके नीचे आता है तहसीलदार, उसके नीचे आते हैं कानून गो पटवारी, पूरी फोर्स। तो 90% लैंड रेवेन्यू का जो काम होता है तहसीलदार तक खत्म हो जाता है, बाकी अपील्स वगैरह में आ जाते हैं। इसके बीच में डीसी और एसी के बीच में भी काम एक डिफरेंट हो गया है, एडीसी आ गए हैं, क्योंकि एडमिनिस्ट्रेटिव अफेयर्स बढ़ गए, डीसी की हेल्प करनी। तो एक है एडीसीआर, दूसरा है एडीसीजी, तीसरा है एडीसी एफएनपी। एडीसीआर क्या है? एडिशनल डिप्टी कमिश्नर रेवेन्यू, एडिशनल ये रेवेन्यू का काम देखता है। ज्यादातर कुछ केस में अपील एसी के पास में नहीं जाती, तहसीलदार से डायरेक्ट काम एडीसी के पास में चला जाता है। उसके बाद एडीसीजी, वो जनरल एडमिनिस्ट्रेशन को देखता है। एडीसीएफ एंड पी क्या होता है, इतना काम की नहीं है, बट फाइनेंस एंड प्लानिंग। सिंध पंजाब में इस तरीके से, बलूचिस्तान में भी इस तरीके से, बट सिंध में इसको एडीसीआर को एडीसी 1 कहते हैं, और एडीसी-G को एडीसी 2 कहते हैं, और एडीसी 3 का भी कोई नामो निशान नहीं। तो ये थोड़ा ये काम है, ठीक है। अब इसी तरीके से बोर्ड ऑफ रेवेन्यू का जो फैसला हो, हाईएस्ट
कोर्ट वही है रेवेन्यू में, उसके बाद हाई कोर्ट में अपील जा सकती है, वो हम पढ़ेंगे जब अपील की बात आएगी। तो अभी आपको थोड़ा समझाऊं, ठीक है? आप एक्ट भी आपके साथ में शेयर कर लेते हैं। शॉर्ट टाइटल, एक्सटेंड एंड कमेंट्स में आपने इनके नोट्स भी बनाने हैं और मेरे साथ इन पर्सन शेयर भी करनी है, ताकि मुझे पता हो कि आपके सही बन रहे हैं या नहीं, ठीक है? दिस एक्ट में बी कॉल्ड द पंजाब लैंड रेवेन्यू एक्ट, ठीक है, 1967। इसका टाइटल ये है। एक्सटेंड क्या है, इसकी जुरिस्डिक्शन क्या है? इट एक्सटेंड्स टू द होल ऑफ द प्रोविंस ऑफ पंजाब एक्सेप्ट द ट्राइबल एरियाज। पंजाब के ऑल एरियाज में होगा। ट्राइबल एरियाज जिस तरीके से राजनपुर और डीजी कान है, वहां पे पॉलिटिकल एरियाज हैं, अनसेटल्ड एरियाज है, वहां पे नहीं है। अब ट्राइबल एरियाज कौन से अभी हमें नहीं पता, क्योंकि डेफिनेशन नहीं आई, आगे आएगी तो देखेंगे, या किसी और जगह पे होगी ट्राइबल एरियाज की तो वहां पे देखेंगे। कमेंसमेंट शुरुआत कब से होगी? It or any specified provision thereof shall come into operation in such area or areas and on such date or dates as government may by notification appoint in this way। जो गवर्नमेंट डेट देगी उससे ऑपरेशन हो जाएगी, ऑपरेशनल हो जाएगी। तो ये उसका हमेशा हर एक में शॉर्ट टाइटल, एक्सटेंड एंड कमेंसमेंट ये जरूर होता है। ये पहला उसका सेक्शन होता है। ये सब सेक्शन, ये सब सेक्शन 2, सब सेक्शन 3 ऑफ सेक्शन 1। इसको हम सेक्शन पढ़ेंगे, इसको सब सेक्शन पढ़ेंगे। ठीक है। पावर टू एग्जेम्प्ट और एक्सेप्ट एनी एरिया फ्रॉम प्रोविजंस, ठीक है, अनसूटेड देयर, ठीक है। अब देखें कौन से। should the circumstances of any area in which this act or any specified provision thereof has been brought into force be such that in the opinion of the government the provision or any other provision of the act is unsuited thereto, the government by notification accept that area from the operation of such provision thereupon, those provisions shall not apply to such area until the notification is rescinded। तो गवर्नमेंट बाय नोटिफिकेशन किसी एरिया को इस एक्ट से एग्जेम्प्ट कर सकती है, ये याद रखें। और वो तब तक होगा फिर ऑपरेशनल जब तक वो रेसिन नहीं करते, कैंसिल आउट नहीं करते। अब देखें कि हमेशा जो एक्ट होता है ना, या लॉ होता है या नोटिफिकेशन, जो जितना रिसेंट होता है वो ज्यादा उसकी क्रेडिबिलिटी होती है। इसके बाद कोई और नोटिफिकेशन गवर्नमेंट ने निकाला कि भाई ये एरियाज में ये रूल नहीं अप्लाई होगा, मिसाल के तौर पर डीएश में ये रूल नहीं अप्लाई होगा, तो नोटिफिकेशन हो सकता है, या डीएसए का एक्ट कहता है कि नहीं होगा, ठीक है। वाइल सच एक्सेप्शन और ऑफर्स एज ऑफर्स अफोरसेड, ठीक है, remains in force, government may frame rules for the regulation of the matters so accepted। जो हमने इनको एक्सेप्शन दिए जिनके बारे में, तो गवर्नमेंट उनके लिए अलग रूल्स भी बना सकते हैं, ठीक है। सो फार एज मे बी द रूल्स शैल बी कंसिस्टेंट विद द प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट, ठीक है, एंड शैल स्पेसिफाई द पीरियड फॉर व्हिच सच एक्सेप्शन शैल रिमेन इन फोर्स। और वो पूरा प्रोसीजर बताएगी कब तक ये एक्सेप्शन चलेगा, ठीक है। तो अब आपको पता होना चाहिए कि अगर कोई कहे कि ये मेरे ऊपर एक्ट नहीं अप्लाई हो सकता, तो आप क्या करेंगे, उससे कहेंगे भाई नोटिफिकेशन दिखाओ कि कौन सा नोटिफिकेशन जो आपको एग्जेम्पशन देता है, ठीक है। एक्सक्लूजन ऑफ सर्टेन लैंड फ्रॉम द ऑपरेशन ऑफ दिस एक्ट, ठीक है। The provision of this act relating to assessment and collection of land revenue shall not be applicable to an area notified, ठीक है, by the बोर्ड ऑफ रेवेन्यू। अब यहाँ पे देखें एक्सेप्शन एंड एक्सक्लूजन। एक्सेप्शन में ये है कि उसके ऊपर एक्ट अप्लाई होता है, बट ये है कि फॉर अ सर्टेन टाइम पीरियड वो अप्लाई नहीं करते, ठीक है।
तो एक्सक्लूजन में ये होता है कि ये एक बाय बर्थ उस पर अप्लाई नहीं हो सकता। ठीक है। जो एरिया नोटिफाई किया है कि यहाँ पे जो लैंड रेवेन्यू की असेसमेंट होगी, कलेक्शन ऑफ लैंड रेवेन्यू होगा, उस पे बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने ऑलरेडी यहाँ नोटिफाई किया हुआ है कि यहाँ पे इस तरीके से होगा या कोई और मैकेनिज्म बनाया है, तो ये जो है असेसमेंट एंड कलेक्शन ऑफ लैंड रेवेन्यू फिर इस एक्ट के तहत नहीं होगा। बट ये है कि कौन करेगा वो नोटिफिकेशन भी, वो नोटिफाई कौन करेगा, बोर्ड ऑफ रेवेन्यू करेगा। बोर्ड ऑफ रेवेन्यू हर सूबे का अलग है। ठीक है। सीनियर मेंबर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू, SMBR जिसको हम कहते हैं, वो मेन मेंबर होता है। द प्रोविजंस ऑफ दिस एक्ट रिलेटिंग टू असेसमेंट एंड कलेक्शन ऑफ लैंड रेवेन्यू, इस एक्ट का मकसद ही क्या है कि लैंड रेवेन्यू कलेक्ट करे ना एग्रीकल्चर जमीन से, वो नहीं अप्लीकेबल होंगे टू एन एरिया नोटिफाइड बाय द बोर्ड ऑफ रेवेन्यू। एरिया नोटिफाई किया बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने कि ये इस तरीके से होगा, वो जो भी वो मैकेनिज्म बनाए, तो ये एक्ट उस पर नहीं आएगा फिर। बट ये एक नोटिफिकेशन में बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की ये कुछ डेफिनेशन हैं जो आपको जरूर आना चाहिए। जिस तरीके से एग्रीकल्चर ये आपको आएगी MCQs में, ये ज्यादा आएंगे। अनलेस देयर इज एनीथिंग रिपग्नेंट इन दिस सब्जेक्ट और कॉन्टेक्स्ट। एग्रीकल्चर कौन सा ईयर है, मींस ईयर कमेंसिंग फ्रॉम जुलाई, ठीक है, फर्स्ट डे ऑफ जुलाई, मतलब 1 जुलाई। ठीक है, जो भी फिजिकल ईयर है, or on such date as the Board of Revenue with the previous approval of the government may by notification appoint for a specified। ठीक है। तो अब ये कि करंटली हमारे पास 1 जून से फाइनेंशियल ईयर, आपने देखा भी है कि फाइनेंशियल ईयर हमारे पास जो बजट का होता है वो 1 जुलाई से शुरू। तो एग्रीकल्चर ईयर भी वहां से ही है। हाँ, अगर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के नहीं कि इस डेट से एग्रीकल्चर ईयर है, तो उसकी मर्जी है। तो बाय एक्ट ये अथॉरिटी भी बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के पास है कि वो एग्रीकल्चरल ईयर को डिफाइन करे। तो अगर आपसे कोई पूछे कि एग्रीकल्चरल ईयर 1 जुलाई से ही शुरू होगा या बोर्ड ऑफ रेवेन्यू उसमें मुदाखलत कर सकता है, यू कैन से दैट के बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की ये ज्यूरिस्डिक्शन है कि अगर वो विद अप्रूवल ऑफ द गवर्नमेंट, पहले उस प्रीवियस अप्रूवल ऑफ द गवर्नमेंट, मतलब अगर वो चेंज करना चाहता है तो गवर्नमेंट की, पहले गवर्नमेंट कौन सी, प्रोविंशियल गवर्नमेंट, क्योंकि लैंड रेवेन्यू जो है सिस्टम वो प्रोविंशियल गवर्नमेंट का है और बोर्ड ऑफ रेवेन्यू हर सूबे का अलग है। अगर पंजाब का है तो पंजाब गवर्नमेंट इसको पहले अप्रूवल देगी, किसको, बोर्ड ऑफ रेवेन्यू को। बोर्ड ऑफ रेवेन्यू क्या करेगा फिर, बाय नोटिफिकेशन इशू करेगा, अपॉइंट फॉर एनी स्पेसिफाइड एरिया। उसने कहा कि भाई राजनपुर के लिए एग्रीकल्चर ईयर ये, या पूरे पंजाब के लिए एग्रीकल्चर ईयर ये, या सिर्फ जो है बावलपुर के लिए एग्रीकल्चर ईयर ये, तो ये इसकी ज्यूरिस्डिक्शन है, कर सकता है। ठीक है। अब ये कि एराजी रिकॉर्ड सेंटर कौन सा है, एराजी रिकॉर्ड सेंटर एज डिफाइंड इन क्लास ए ऑफ सबसेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 2, मतलब सेक्शन 2(1) और क्लास ए, कौन से एक्ट में, पंजाब लैंड रिकॉर्ड्स अथॉरिटी एक्ट है, अभी रिसेंटली बनाया 2017 में। उसमें वो कह रहा है कि ये जो डेफिनेशन है वो है, तो वहां पे अब उसकी डेफिनेशन याद करने की जरूरत नहीं है। वहां पे क्या है, एराजी रिकॉर्ड सेंटर की वो सिंपल डेफिनेशन है जहां पर रिकॉर्ड वगैरह हो। ठीक है, हम उनको भी टच करेंगे, डोंट वरी। एरियर्स ऑफ लैंड रेवेन्यू, आप कहते हैं ना कि मुझे एरियर्स निकलवाने हैं, जिनको तनख्वाह होती है, मतलब प्रीवियस आपके जो तनख्वाहें नहीं ली या प्रीवियस आपका TAD जितने भी हैं जो गवर्नमेंट के जिम्मे हैं या जो रेस्पॉन्सिबल के जिम्मे उनको देनी है। एरियर्स भी यही है यहाँ पे भी, बट लैंड रेवेन्यू की है कि जो मालिक है, काश्तकार है, उसके ऊपर जो हमारे बनते हैं गवर्नमेंट के लैंड रेवेन्यू जी, which remains unpaid after the date on which it becomes payable। अगर कोई डेट है, उस अभी क्रॉप हो गया, तो उसके बाद उनको लैंड रेवेन्यू देना है। ठीक है, टैक्स देनी है। अगर नहीं देते तो उसके बाद उनके ऊपर एरियर्स हो जाते हैं, और उनको एरियर्स निकालने का भी एक तरीकेकार है। एक अगर कोई क्रोनिक बंदा है जो एरियर्स नहीं देता, तो उसका पूरा तरीकेकार है लैंड रेवेन्यू। इस वजह से अंग्रेज का सक्सेसफुल गया था, उसने मैकेनिज्म बनाया था। असेसमेंट सर्किल, अगर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ये समझे, उसके ओपिनियन है, या कोई वो ऑर्डर देता है कि उसको लगता है कि यहाँ पे कोई होमोजीनियस जमीनें हैं,
तो वहां पे एक अलग असेसमेंट सर्कल बना सकता है कि भाई ये जो है सिर्फ मुल्तान के लिए असेसमेंट सर्कल ये है। उनको लगता है कि यहाँ पे जरखेजी समाव सेम होती है, एक ही फसल हो रहा है, आम का हो रहा है या कपास का हो रहा, ठीक है, या कोई और हो रहा, तो वो कर सकता है कि जमीनों के जो एरिया है जो भी है, अगर वो सफिशिएंटली होमोजीनियस है, ठीक है, तो एडमिट ऑफ अ कॉमन सेट ऑफ रेट्स बीइंग यूज्ड एज जनरल गाइड्स इन कैलकुलेटिंग लैंड रेवेन्यू टू बी असेस्ड अपॉन, तो वो एक अलग मुल्तान के लिए, राजनपुर के लिए, ठीक है, या साहिवाल के लिए, खानीवाल के लिए अलग सर्कल दे सकता है कि भाई यहाँ पे ये असेसमेंट चलेगी, तो बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ये देगा। तो आप देखें तो ये एक्ट है ही बोर्ड ऑफ रेवेन्यू का, मालिक है वो। बोर्ड ऑफ रेवेन्यू का मकसद क्या है? बोर्ड ऑफ रेवेन्यू मींस बोर्ड ऑफ रेवेन्यू एस्टेब्लिश्ड अंडर द बोर्ड ऑफ रेवेन्यू एक्ट 1957, वेस्ट पाकिस्तान एक्ट पहले था जो, तो उसके मकसद जो बोर्ड ऑफ रेवेन्यू है, तो इसकी डेफिनेशन भी इतनी काम की नहीं है। बाउंड्री मार्क्स मीन्स एन इरेक्शन वेदर of earth stone or other material, any hedge, unplowed ridge, strip of the ground, or the other object or mark, whether natural or artificial setup, are implied or specified by revenue officer having authority in that behalf in order to designate the boundary of any division। तो अक्सर जमीन के टुकड़े अक्सर जब हम उनको दे देते हैं तो बुर्जियां लगाते हैं, एक सरकारी पत्थर भी होते हैं बड़े, उनकी वो लेंथ होती है, विड्थ के स्पेसिफाइड होती है, वो लगे होते हैं, ठीक है, या कोई और ही हम कहें मैप में, तो वो बाउंड्री मार्क्स होते हैं। कमेंसमेंट से मुराद ये कि वो डे जहां जब से ये एक्ट शुरू होगा, फ्रॉम द डे द एक्ट वुड कम इनटू एन ऑपरेशन। और डिफॉल्टर का मतलब ये है कि जो लैंड रेवेन्यू जो बनता है जिसके ऊपर किसी पर्टिकुलर डेट पे नहीं देता, एरियर बन जाते हैं, तो वो क्या करते हैं कहे, हम कहते हैं अब ये डिफॉल्टर। तो अब वो क्या है कि हु इज रेस्पॉन्सिबल एज श्योरिटी फॉर पेमेंट ऑफ, तो अब वो क्या है कि उसको पे करना है, मतलब डिफॉल्ट है। इनकम्बरेंस मींस अ चार्ज अपॉन और क्लेम अगेंस्ट लैंड अराइजिंग आउट ऑफ प्राइवेट ग्रांट और कंट्री, मतलब वो कि जमीन जेर असर है कि अब जमीन जो है फ्री ऑफ इनकम्बरेंस नहीं है, उसके ऊपर कोई ना कोई इशू है, टैक्स रहती है, कोई लोन लिया हुआ है, कोई मसला है, तो इनकम्बरेंस है, ठीक है। अक्सर अक्सर हम लिखते हैं ना, जब जमीन असाइन करते हैं कि लिखते हैं कि इट्स फ्री फ्रॉम ऑल इनकम्बरेंस, ऑल टाइप्स ऑफ इनकम्बरेंस। तो यहाँ पे देखें, स्टेट, स्टेट दो है वर्ड्स, एक है स्टेट, दूसरी होती है रियल एस्टेट जो कहते हैं, उसमें ये होती है, जमीन को कहते हैं। फॉर विच सेपरेट रिकॉर्ड ऑफ राइट्स, रिकॉर्ड ऑफ राइट बनाते हैं, हम इंशाल्लाह पढ़ेंगे आगे चैप्टर्स में। तो अगर किसी के लिए सेपरेट रिकॉर्ड ऑफ राइट बनाते हैं तो वो भी स्टेट है। या which has been separately assessed to land revenue, जिसका हम असेसमेंट सर्कल ही डिफरेंट बनाते हैं, उसको भी हम कहते हैं, ठीक है। which the board of revenue may by general rule या स्पेशल ऑर्डर डिक्लेयर टू बी एन स्टेट, या उसको अलग ही स्टेट कहता है कि अलग स्टेट है, तो वो अगर कोई नोटिफिकेशन देता है तो मर्जी का मालिक है, ठीक है। होल्डिंग का मतलब क्या है कि पोर्शन ऑफ एन स्टेट हेल्ड बाय वन लैंड ओनर और ज्वाइंटली बाय टू और मोर लैंड ओनर्स, तो ये होल्डिंग है, ठीक है। तो मतलब ओनर्स ज्यादा है, ठीक है, एक जमीन के, तो इसके पास कितनी होल्डिंग है, ए के पास कितनी है, बी के पास कितनी है, ठीक है। अब बात आती है कि इरिगेटेड लैंड एंड नॉन इरिगेटेड लैंड। तो इरिगेटेड लैंड से मुराद ये होता है कि लैंड इरिगेटेड बाय कैनाल, ट्यूबवेल, ठीक है, यहाँ सिंपल वेल, लिफ्ट से, स्प्रिंग से, टैंक से, बाय एनी अदर आर्टिफिशियल। अगर नहीं तो वो नॉन इरिगेटेड लैंड होगी, जो वैसे बरसात से दूसरे तरीकों से, उनको हम नॉन इरिगेटेड लैंड कहते हैं। तो क्योंकि इरिगेटेड लैंड में ज्यादा आपको चाहिए, रेगुलर होता है, तो उसका अपना लैंड रेवेन्यू असेसमेंट सिस्टम है,
नॉन इरिगेटेड लैंड का अपना लैंड रेवेन्यू असेसमेंट है, पूरा सिस्टम। उसके बाद कानून को ये सुपरवाइजिंग तपेदार होता है, तपेदार के ऊपर होता है, ठीक है। लैंड रिकॉर्ड, लैंड रिकॉर्ड, लैंड लॉर्ड, सॉरी, लैंड लॉर्ड का मतलब कि पर्सन अंडर whom a tenant holds land, to whom the tenant is or but for a special contract would be liable to pay rent for that land and shall include a lessee of such person and predecessors and successors in interest of such। अगर लैंडलॉर्ड को देखना है तो फिर हमने टेनेंट को समझना है। टेनेंट वो बंदा जो किराए पे है, लैंडलॉर्ड वो जो किराए पे देता है। जो किराए पे दे रहा है, जमीन का मालिक है, हम उसको लैंड लॉर्ड कहते हैं, जिसका खतूनी में भी हम अ, जिक्र करते हैं किसका, वो टेनेंट का। अब ये कि लैंड लॉर्ड, जब हम कहते हैं ना लैंड लॉर्ड है, अक्सर आप इंडियन वीडियोस में भी देखते हैं कि लैंड लॉर्ड ने किराए पे जमीन दी है, तो उसको हम लैंड लॉर्ड कहते हैं। लैंड ओनर मतलब बस वो आदमी includes a person to whom a holding has been transferred or an estate or holding has been late informed under this act for recovery of an arrear of land revenue or of some recoverable such as arrear or any other person who is in a position of an estate or share portion, जो भी, जो जमीन का मालिक है, जिसके पास लैंड होल्डिंग है, लैंड ओनर है, ठीक है, जिसके पास होल्डिंग है वो लैंड ओनर है। अब जो एरियर देगा, जो लैंड रेवेन्यू देगा, जो भी होगा, इसी तरीके से लैंड रेवेन्यू में भी देखें वो क्या है, असेस्ड और असेसेबल अंडर दिस एक्ट और अंडर एनी अदर लॉ फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स रिलेटिंग टू द लैंड रेवेन्यू। अगर हमने कहा ना कि दूसरे तरीके से भी असेसमेंट हो सकती है, याद करें यहाँ पे एक्सक्लूशन में, तो अगर उस तरीके से भी कोई असेसमेंट होती है डिफरेंट तरीके से, वो लैंड रेवेन्यू में आ जाती है। तो नेट असेट्स क्या है ऑफ एन स्टेट और ग्रुप ऑफ स्टेट्स, उसका मतलब कि एस्टिमेटेड एवरेज एनुअल सरप्लस प्रोड्यूस ऑफ सच स्टेट और ग्रुप ऑफ स्टेट्स, ठीक है, एस्टिमेटेड एवरेज एनुअल सरप्लस प्रोड्यूस, ठीक है, रिमेनिंग आफ्टर द डिडक्शन ऑफ ऑर्डिनरी एक्सपेंसेस ऑफ कल्टीवेशन एज असर्टेन और एस्टिमेट। आपने 100 रुपया बचाया सारी काश्तकारी के खर्चे निकाल के, पहले 150 रुपए थी, 50 रुपए खर्चे निकाल के 100 रुपए बताए, ये आपके नेट असेट्स। ऑनरी आप कहते हैं सर एक्सपेंसेस कौन से, कौन सी पेमेंट्स हैं, अक्सर आप देखें तो वाटर रेट्स होते हैं, पानी का, जिसको हम ढल भी कहते हैं, सेस भी कहते हैं, वाटर सेस। आपने केनाल के थ्रू कर रहे हैं, उसका जो है रास्ता बनवाने के लिए खर्चा करते हैं। यहाँ आप ट्यूबवेल से कर रहे हैं अपने, तो वहां पे जाहिर सी बात है जो मशीन लगाई है उसकी डीजल वगैरह के खर्चे। मेंटेनेंस ऑफ एम्बैंकमेंट्स, अगर आपके थ्रू पानी किसी नहर से आ रहा है तो जाहिर सी बात है आपने रास्ते बनाएंगे। सीड का खर्चा, मेन्योर का खर्चा, जो यूरिया वगैरह देते हैं वो चीज, हस्बेंड्री, ठीक है, कंसेशंस विथ रिगार्ड टू फूडर, स्पेशल अबेटमेंट्स मेड फॉर फेलो और बेड हार्वेस्ट। जाहिर सी बात है फ्लड आ गई, कोई मसला हो गया, कास्ट ऑफ लेट हो गया, उसमें मसला हो गया कि सही तरीके से फसल नहीं हुआ, कोई कड्डी दिल टाइप कोई अगर इशू हो गया, जीत मतलब इंसेक्ट्स आ गए, कास्ट ऑफ कलेक्शन ऑफ रेन, आपकी जमीन है ही नहीं, आप काश्तकारी कर रहे हैं किसी और की जमीन पे, वो खर्चा, ठीक है, अलाउंस फॉर शॉर्टेज इन कलेक्शन ऑफ रेन, इंटरेस्ट चार्जेस पेबल इन रेस्पेक्ट ऑफ एडवांस मेड इन कैश फ्री ऑफ इंटरेस्ट, जो भी है आपके खर्चे, wages are customary dues paid to the village auxiliaries whose products or labors are utilized for the purpose of cultivation। जो जितना भी खर्चा है ये खर्चे निकाल के जो आपके बचते हैं वो आपके नेट असेट्स हैं। मेन बात आती है पटवारी, ये तपेदार को कहते हैं, एक ही बात है, तपेदार कहें या पटवारी, ठीक है। तो पंजाब में पटवारी कहते हैं, सिंध में तपेदार कहते हैं, एंड स्पेशल और एडिशनल तपेदार, ठीक है। पे क्या होता है,
Pay with its grammatical variation or cognate expressions include when used in, आप रेंट पे करते हो, डिलीवर करते हो, रेंडर करते हो, जो भी। प्रेस्क्राइब मतलब कोई चीज प्रेस्क्राइब अंडर दिस एक्ट, ठीक है। अगर हम कहें ना प्रेस्क्राइब अंडर दिस एक्ट होगा, रेट्स आगे दूसरे एक्ट में देखेंगे तो उस एक्ट के मुताबिक होगा। Rates and cesses means rates and cesses which are primarily payable by landowners and includes। अब ये है कि सेस मतलब टैक्स के ऊपर टैक्स। आपने किसी को असाइन किया कि भाई तुम इस विलेज, पटवारी ने किसी को असाइन किया हुआ है, लंबरदार सिस्टम है, कि वहां से तू वाटर टैक्स, वाटर रेट्स कलेक्ट, वो तो कलेक्ट करेगा। अब वो कहेगा मुझे खर्ची जो जो उसको खर्ची जाती है ना 5% 10%, वो सेस होती है, टैक्स ओवर टैक्स। The local rate, if any payable under law for the time being in force, or any fee similarly leviable from landowners for the use of benefits derived from the embankments, works of supply, storage, जो भी, तो वो लोकल रेट्स होती हैं, ठीक है, वो बाकियों पे अप्लाई नहीं होती, ठीक है। कोई स्कीम आ गई पर्टिकुलर एरिया के लिए, तो वो इस तरीके से हो जाते हैं। कुछ एनुअल रेट्स होते हैं, ठीक है, चार्जेबल ऑन द ओनर्स ऑफ लैंड अंडर एनी लॉ फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स, ठीक है, क्योंकि आप उससे कुछ ना कुछ बेनिफिट्स अक्रू करते हैं, इतना पानी आप यूज कर रहे हैं वगैरह, इतना इंफ्रास्ट्रक्चर है, तो उन पे होती है। विलेज ऑफिसर से, जिस तरीके से लंबरदार है वो हमारी टैक्स कलेक्ट करता है, ठीक है, पटवारी को हेल्प करता है, तो वो टैक्स ओवर टैक्स होती है। एनी सम पेबल ऑन अकाउंट ऑफ विलेज एक्सपेंसेस, ठीक है, तो ये किस में आ जाते हैं, आप देखें, ए बी सी और मतलब सब है, ये हमारे उसमें आ जाते हैं रेट्स एंड सेसेस। अब रेंट मतलब किराया जिसको हम कहते हैं, ठीक है, जाहिर सी बात है एक बंदे की जमीन नहीं है, दूसरे बंदे से लेता है, तो वो क्या होती है, वो टेनेंट होता है जो रेंट पे करता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखें, वॉट एवर इज पेएबल, ठीक है, to a landlord in money or kind by a tenant on account of the use or occupation of land by him, but shall not include cess नहीं आएगी, or any other contribution or due any free personal service, तो वो नहीं आती जो किराया देते हो। अब रेवेन्यू कोड वो कोड जो अंडर दिस एक्ट स्टेब्लिश की गई है, जिसमें लॉ रिलेटिंग टू टेनेंसी एज इन फोर्स फॉर द टाइम बिंग इन फोर्स, ठीक है। और रेवेन्यू ऑफिसर वो जो इस सारे काम को, सारे एक्ट को, उसमें जितनी भी ड्यूटीज है उनको डिस्चार्ज करें, ठीक है। इसी तरीके से सर्वे मार्क्स सेटअप बाय द डिपार्टमेंट, सर्वे डिपार्टमेंट अलग है, सर्वे जो करता है, सेटलमेंट एरिया होती है जहाँ पे लैंड रेवेन्यू चलता है, एक होती है नॉन सेटलमेंट एरिया, वहां पे जमीनें का कोई रिकॉर्ड नहीं है अभी तक है, यहाँ पे राजनपुर में है, डीजी कान में मिलेंगी, ठीक है। और बलोचिस्तान तकरीबन पंजगूर पूरा अनसेटल्ड है, मुख्तलिफ जगह सिंध में अनसेटल्ड एरिया में हुए, तो ये सेटलमेंट बोर्ड ऑफ रेवेन्यू करता है विद द हेल्प ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ सर्वे। सर्वे नंबर या खसरा नंबर हम कहते हैं, a portion of land which the area is separately entered under an indicative number। कोई जमीन का टुकड़ा है लैंड ऑफ रेवेन्यू में, उसकी अलग अपना रिकॉर्ड है, तो वो सर्वे नंबर है उसका, या खसरा नंबर भी कहते हैं लोकल लैंग्वेज में, जो ज्यादातर चलता है पटवारी की जुबान में। तो टेनेंट क्या, तो मैंने आपको पहले भी बताया, जो अंडर स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट है और रेंट को पे करने के लिए लायबल है। और मॉर्गेजी ऑफ राइट्स ऑफ लैंड ओनर है, उसने जमीन मॉर्गेज की हुई है, ठीक है, या मॉर्गेज पे सॉरी ली हुई है जमीन किसी से, किसी कॉन्ट्रैक्ट के तहत, ठीक। अ पर्सन टू हुम होल्डिंग हैज बीन ट्रांसफर्ड और एन स्टेट और होल्डिंग हैज बीन लेट इन फार्म अंडर द प्रोविजन, उसको बस फार्म करने के लिए जमीन दी गई है और तो कोई मकसद नहीं है, ठीक है। यहाँ रिकवरी ऑफ लैंड, अब अक्सर जमीन क्या होती है कि किसी बंदे के पास होती है, एरियर्स हो जाते हैं, तो हुकूमत दूसरे बंदे को जमीन दे देती है ताकि वहां से रिकवरी करे एरियर्स, तो वो भी टेनेंट हो जाता है, और बाकी तो पैसे बच जाते हैं जब रेवेन्यू एरियर्स पूरे हो जाते हैं, तो फिर मालिक को दे देती है वापस जमीन, तो वो भी टेनेंट के रूल के हिसाब से ही चलते हैं। A person who takes from government a lease of unoccupied land for the purpose of subletting it,
तो कुछ जमीन भी लेते हैं, मॉर्गेज करके लेते हैं, गवर्नमेंट से भी लेते हैं, तो वो भी टेनेंट होते हैं गवर्नमेंट के, और लैंड लॉर्ड यहाँ पे गवर्नमेंट बन जाती है। ठीक है, जो लीज पे लेते हैं। तो अनइरिगेटेड लैंड एक तो हो गई, इरिगेटेड जो हमने बताई। अनइरिगेटेड लैंड वो होती है, मींस अदर देन इरिगेटेड लैंड, कौन सी? जो बाय रेन, फ्लड्स, हिल टोरेंट्स, अनकल्टिवेबल और वेस्टलैंड्स। ठीक है, इनके थ्रू, फ्लड्स के थ्रू, हिल टोरेंट्स के थ्रू, रेन्स के थ्रू कल्टीवेट हो, मतलब इस मौसम में बारिश हुई तो कल्टीवेट होगी, नहीं हुई तो नहीं होगी, तो उनको अनइरिगेटेड लैंड्स कहते हैं। उनका लैंड रेवेन्यू असेस करने का अलग तरीके कार है, उसमें बहुत रियायत है। ठीक, तो इरिगेटेड एंड अनइरिगेटेड का ये फर्क अब आपने नोट करनी है। विलेज ऑफिसर मीन्स एनी पर्सन अपॉइंटेड अंडर दिस एक्ट whose duty is to collect or to supervise the collection of revenue of an estate or includes, इसमें विलेज ऑफिसर्स में कानून गोज आ जाते हैं, पटवारीज आ जाते हैं। ठीक है, और इसमें बाकी कोतार्स, तपेदार, प्यांस, अरबाब्स, रईस, हेडमैन, लंबरदार, जिसको पटवारी लंबरदार ज्यादा इनका रोल होता है, तो ये आ जाते हैं, ये विलेज ऑफिसर्स हैं। लंबरदार का भी एक मैकेनिज्म है, हम लैंड रेवेन्यू रूल्स में डिटेल में दिया हुआ है, तो वो इंशाल्लाह स्टडी करेंगे। तो आज आपको थोड़ा, इतना जल्दी में नहीं चलते, थोड़ा थोड़ा करके लेके चलते हैं, ताकि पूरा वक्त में वो जल्दबाजी भी ना हो और आपको समझ में भी आए। ठीक है, और किसी को कोई क्वेश्चन है तो पूछ ले, माइक में ऑन कर सकता है। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम जी। सर आपने असेसमेंट सर्कल का बताया था, इसका थोड़ा सा डिफाइन कर दे इजी वर्ड में, ये क्या होता है? डियर, आप मिसाल के तौर पे बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की मेंबर हैं, अल्लाह ने आपको बनाया। अभी आपने कहा कि पंजाब में गिरदवारी हुई, कास्ट का पता लग गया, ठीक है, जिसको हम पड़ताल भी कहते हैं। ठीक है, ये एक है, हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह। गिरदवारी हुई, उसको अंग्रेजी में हम कहते हैं क्रॉप इंस्पेक्शन। उसमें क्या होता है कि पटवारियों के पास आजकल टेब है, और उसमें क्या करते हैं, वो जमीन पे जाते हैं, कोऑर्डिनेट्स लेते हैं, और क्रॉप क्या करते हैं, इंटर करते हैं कि यहाँ पे कपास हुई है, यहाँ पे गन्ना है, और यहाँ पे ये चीज है, तो पूरे पंजाब का उनको पता लग जाता है। ठीक है, कि कहाँ पे क्या है। जहाँ पे सिमिलर टाइप की जमीन है, यहाँ पे भी चार हिस्से हैं, मिसाल के तौर पे चलो तीन हिस्से हैं, यहाँ पे भी गन्ना है, यहाँ पे भी गन्ना है, तीनों जगहों पे गन्ना है। हमें पता लगा कि यार यहाँ पे जो एकड़ है ना, यहाँ का एकड़, उससे मिसाल के तौर पे 10 kg गन्ना निकलता है, और यहाँ पे हमने कहा कि यहाँ का जो एकड़ है ना, यहाँ से 20 kg गन्ना निकलता है एक एकड़ से। अगर हम दोनों को एक असेसमेंट करेंगे कि तुम भी एकड़ पे 10 रुपए दो, तुम भी एकड़ पे 10 रुपए दो, वो कहेगा यार ये 2 किलो पे 1 रुपया देता है, मैं 1 किलो पे 1 रुपया देता हूँ, तो ये तो अनजस्टिफाइबल हो जाएगा। फिर वो क्या करता है, बोर्ड ऑफ रेवेन्यू अपनी असेसमेंट करता है कि यहाँ रफ असेसमेंट, कि इन जमीनों की जो प्रोडक्टिविटी है तकरीबन सेम है, इस जमीन की इन जमीनों की सेम है, तो इस तरीके से असेसमेंट सर्कल बनाता है। समझ के? यस सर। ओके। सर तो आपका ना इंग्लिश में एक पॉइंट था, वो रूल नंबर 5 में था मैन का, तो उसमें वो उसकी कंफ्यूजन हो रही थी कि मैन, वो मैन वाला जो पॉइंट था ना उसमें समझ नहीं आई थी। रूल नंबर कौन सा? 5। आज मुझसे गलती हो गई है एक क्लास, जैसे ही हम इंग्लिश का शिफ्ट करना, तो अगली बार हम ऐसा करेंगे कि उसके क्वेश्चंस उसी वक्त एड्रेस करने की कोशिश यस करेंगे। सर, उसके मेरे और भी क्वेश्चन थे, मेरे खुद अब माइंड से स्किप हो गए हैं, मैंने नोट इंग्लिश डाउन, की आप कुछ और भी। चैट बॉक्स में लिखा करें, मुझे यही तो आपको कहता हूँ कि आप लिखा करें, आप भूल जाते हैं, फिर मैं आखिर में आपको आंसर तो करूँ, ये रूल है। यस सर। तो इसमें क्या है? सर आपने कहा था, आ, ऐसा करें, मैं आपको ये इसकी रिकॉर्डिंग दे देता हूँ, आप फिर क्वेश्चंस निकालें, कल पहले ही जैसे आए तो मुझे क्वेश्चंस सब बताएं, फिर वो एड्रेस करके आगे चलें। ठीक है?
यस सर। सर इसकी वो आपने एक बुक कहा था कि आपको वो वर्डिंग के लिए याद करने के लिए देनी थी, तो आप काइंडली वो दे दे ताकि वो डेली बेस पे हम लोग याद करते रहे। तो ठीक है, मेरे पास अभी है, मैं आपको व्हाट्सअप कर देता हूँ ग्रुप में, ठीक है। जी सर। ओके गाइस, और कोई क्वेश्चन? नो सर, ये आपने एक वर्ड बोला था एंटीसीडेंट इंग्लिश में सर, वो भी उसकी भी समझ नहीं आई थी कि ये क्या होता है। एंटीसीडेंट माना जो पहले चीज यूज हो उसको कहते हैं। नाउन हमेशा एंटीसीडेंट होता है ना, पहले आता है ना, प्रोनाउन उसके बाद आता है। जी समझ? सर। यस जो सर। जो चीज पहले है उसको एंटीसीडेंट कहते ओके सर। हैं। ओके गाइस, टेक केयर, अल्लाह हाफिज। मैं बाकी रिकॉर्डिंग शेयर कर लेता हूँ।